नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से अपने YouTube चैनल में। और आज जो हम पढ़ने चल रहे हैं टॉपिक ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और बेसिकली कई सारे एग्जाम्स में एसएससी के एग्जाम हो, बीएससी का सॉरी बीकॉम का हो, बीबीए का हो, एमबीए का हो, आप और कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, टीजीटी पीजीटी वगैरह, ऐसी कई सारी जगह हैं जहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाता है और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में स्पेसिफिकली कई जगह पूछा जाता है। इवन यूपीएससी वगैरह में भी ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगले 2 से 3 वीडियोस में हम आरबीआई का पूरा फंक्शनिंग, आरबीआई का पूरा एस्टेब्लिशमेंट और साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपके साथ आज जो है ये क्लास शुरू करने चल रहा हूं। और एक छोटा सा इंट्रो है कि वैसे तो बहुत सारी क्वालिफिकेशंस, लेकिन जो है कहीं पे भी ये प्रूफ नहीं होती हैं कि कोई आदमी कितना अच्छा पढ़ा लेगा। तो इसलिए क्वालिफिकेशंस को साइड रखते हैं अपनी, और सीधे अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अच्छी बात है, बेकार लगेगा तो डिसलाइक कर सकते हैं, और कोई सजेशन होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे जो है शुरू करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट हम समझने से थोड़ा सा पहले एक चीज ये समझ लेते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले हम ये बात जानना जरूरी है कि सेंट्रल बैंक्स क्या होती हैं। तो सेंट्रल बैंक्स क्या होती हैं, इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही आप देखोगे पूरे जो देश होता है, जितने भी अलग अलग देश होंगे आपको दिखते होंगे ज्यादातर, वहां पे एक केंद्रीय सत्ता होती है, केंद्रीय सरकार होती है जो पूरे देश का जो है शासन चलाती है और चीजों को मैनेज करती है। जैसे कि आप देखोगे कि अपने इंडिया में एक पार्टी है जो सेंट्रल में होती है। आप बाकी कंट्रीज में देखोगे एक पार्टी होती है जो सेंट्रल में होती है, चाहे अमेरिका की बात करें या कहीं की भी। ठीक उसी तरीके से बैंक्स के केस में होता है कि कई सारी बैंक्स काम करती हैं, और चूंकि बैंक जो होती है वो किसी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। बैंक्स को हटा दिया जाए तो पूरी अर्थव्यवस्था जो है चरमरा जाएगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन, जो रोल होता है वो बैंक्स का होता है। और सरकार भी आर्थिक तौर पे जो चीजें ज्यादातर लागू करती है, कहीं ना कहीं उसमें बैंक का बहुत ज्यादा योगदान होता है। तो इसलिए जब बैंक इतने बड़ी मात्रा में जो है कार्य करती हैं, कई सारी बैंक्स होती हैं अलग अलग कार्य करती हैं, तो उसके लिए ये एक अनिवार्य चीज हो जाती है कि हमारे पास एक ऐसी केंद्र बैंक हो, एक सेंट्रल बैंक हो जो इन सभी बैंकों को क्या है गार्ड कर पाए, या आप कह सको जिनको मैनेज कर पाए। यानी एक जो है मुखिया होगी बैंकों की, और जो बाकी सबका फंक्शनिंग, रूल्स रेगुलेशंस, नियम कानून, हर एक चीज को जो है वो मैनेज कर पाए, जस्ट लाइक स्कूल के प्रिंसिपल की तरह। ठीक उसी तरीके सेंट्रल बैंक का कॉन्सेप्ट आया। और सेंट्रल बैंक का कॉन्सेप्ट अलग अलग देशों में हर जगह होता है। और अपने भारत की जब बात की जाती है तो हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको बोला गया है, सेंट्रल बैंक का दर्जा दिया गया है। अब इसकी जर्नी शुरू कहाँ से होती है? तो इसकी जर्नी जो शुरू होती है, तो हम सबसे पहले कह सकते हैं कि कुछ पहले बैंक्स थी। जैसे आप देखोगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, पहले जो है बैंक ऑफ मद्रास, कैलकाटा, इस तरीके की बैंक्स थी। धीरे धीरे बढ़ती गई, इंपीरियल बैंक वगैरह बनी, और लास्ट में जो है जब आरबीआई बनी तो इंडिया जो है उस टाइम आजाद नहीं था। यानी ये जो है प्री इंडिपेंडेंस की बैंक है। क्या है? प्री इंडिपेंडेंस। यानी ये ब्रिटिशर्स के टाइम की है। यानी आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ब्रिटिशर्स के टाइम पे है। और हिल्टन यंग कमीशन था। क्या है? हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी, उन्होंने कमीशन की सजेशन था, रिकमेंडेशन था कि शेयर होल्डर्स के थ्रू एक सेंट्रल प्राइवेट बैंक बने। क्या रिकमेंडेशन थी? कि सेंट्रल बैंक हो, और सेंट्रल बैंक कैसी हो? सेंट्रल प्राइवेट बैंक हो। और ये प्राइवेट कैसे हो? शेयर्स के थ्रू। किसके थ्रू? शेयर्स के थ्रू, शेयर होल्डर्स के थ्रू हो। तो ये इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, और इस रिकमेंडेशन को करने के लिए जो है, कंप्लीट करने के लिए फिर एक हमारी बाद में कमेटी बनी, जिस कमेटी का नाम हमारे पास है सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी। क्या है? सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी सेंट्रल बैंक इंक्वायरी कमेटी। और ये कब बनी? 1931 में। तो बेसिकली जब इन्होंने ये बताया कि हिल्टन यंग कमीशन ने बताया कि हमारे पास एक इस तरीका का कोई सिस्टम होना चाहिए, और इस सिस्टम को बनाने के लिए 1931 में सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी नाम की एक कमेटी बनी, जिसने पूरे रिसर्च वगैरह की, और बाद में उन्होंने सजेशन दिया सेंट्रल बैंक के लिए, जो कि अपने यहाँ क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके बेसिस पे जब इन्होंने पूरा काम किया तो हमारे पास 1934 में, अब
1934 में एक एक्ट पास हुआ जिसे हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। तो 1934 में हमारे पास क्या हुआ कि सबसे पहले जो आरबीआई अस्तित्व में आई वो कहां से आई, वो आई 1934 में, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, जिसके बाद आरबीआई क्या है अस्तित्व में आई। लेकिन अभी आरबीआई ने फंक्शनिंग जो है कार्य करना शुरू नहीं किया। 1934 में जस्ट एक्ट पास हुआ था, एक्चुअल इसकी जो वर्किंग स्टार्ट हुई वो शुरू हुई कहां से, 1935 में। और 1935 में ये कब से शुरू हुई, तो 1935 में 1 अप्रैल से, 1935 में 1 अप्रैल से वर्किंग का मतलब ये हो गया, आप कह सकते हो कि इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये हो गया कि इसका अपना भैया बिल्डिंग वगैरह बन गई होगी और ये सारी चीजें जो है इस तरीके से ये कार्य करना शुरू हुई होगी। और बहुत कम लोगों को पता है कि जब आरबीआई बनी थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनी थी, तो अपना बेसिकली इसका जो हेड क्वार्टर था उस टाइम, इनिशियल टाइम पे इसका हेड क्वार्टर जो था वो था कोलकाता, हम बोलते हैं, आज की डेट में कलकत्ता हो गया है, जो भी आप जिस भी नाम से प्रोनाउंस करें इसको, कलकत्ता या कोलकाता, इनिशियल टाइम पे वहां थी। लेकिन बाद में इसका जो रिजर्व बैंक का जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर था, बेसिकली मेन ऑफिस था, उसको हम जो है 1937 में हेडक्वार्टर कहाँ हो गया, मूव कर दिया गया। कहाँ हो गया भैया, तो ये मुंबई चला गया। यानी आज की डेट में भी जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, मुंबई में है। और ये कब मूव हुआ था, ये आपका 1937 में मूव हुआ था। बेसिकली जिस हिसाब से हमारा जो है 1911 में कैपिटल अपनी शिफ्ट हुई थी, देश की राजधानी, ठीक उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है ये। तो इस तरीके से आरबीआई की इतनी चीजें हमने पढ़ ली। अब आरबीआई का ये तो हो गया भाई साहब कि इनका एस्टेब्लिशमेंट हो गया। अब क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, किस उद्देश्य के थ्रू ये बनी थी, कुछ इनका जो है रहा होगा। किसी उद्देश्य के बिना तो ये कोई चीजें बनती नहीं है कि भैया बिना ऑब्जेक्टिव के ही हमने बना दिया। तो जो इनके ऑब्जेक्टिव्स थे बेसिकली क्या थे, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को हम देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो थे वो शुरू से ही बहुत क्लियर थे इनके ऑब्जेक्टिव्स। आरबीआई जिस ऑब्जेक्टिव पे बनी थी, इनके ऑब्जेक्टिव थे रेगुलेट इशू ऑफ बैंक नोट्स, यानी जो भी करेंसी है, करेंसी को रेगुलेट करने, प्रिंटिंग के काम के लिए। दूसरा था सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन द कंट्री। और तीसरा काम हमारा जो था वो था जो इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, उन इकोनॉमिक चैलेंजेस के हिसाब से पॉलिसी फ्रेमिंग कंसीडरिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस। ये मोटे तौर पे कुछ उद्देश्य थे कि इस हिसाब से जो है काम करना है कि जो बैंक नोट्स हैं उनका इशू, उनको रेगुलेट करना। और मॉनेटरी स्टेबिलिटी कंट्री में है। मॉनेटरी स्टेबिलिटी एक बहुत वाइडर टर्म है। मॉनेटरी स्टेबिलिटी में हम बेसिकली मनी की सप्लाई और बाकी सारी चीजों को, क्रेडिट कंट्रोल को रखते हैं, जो कि अल्टीमेटली जो उद्देश्य है उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्य किए जाते हैं। तो फंक्शंस के थ्रू हम उद्देश्य भी जान सकते हैं। तो हमारा क्या है, मनी सप्लाई और क्रेडिट कंट्रोल के लिए। और बाद में क्या था कि पॉलिसी फ्रेमिंग कंसीडरिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो यानी इकोनॉमिक चैलेंजेस जो है उनके हिसाब से जो है हमको ये कंसीडर करना था कि किस हिसाब से हमारी पॉलिसी बनेगी। जैसे आप देखते हो अभी भी मॉनेटरी पॉलिसी जो बनती है तो रिसेशन का टाइम है या जो है बूम का टाइम है, इन सारी चीजों को कंसीडर करके जो इकोनॉमिक सिचुएशन होती है तो ही प्लान बनते हैं। तो ये मोटे तौर पे 3 इसके उद्देश्य थे, जिन उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो है आपकी पॉलिसी बनाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम आरबीआई का ये देख लें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका हम सिस्टम जो देख लें कि उसका प्रियम्बल क्या कहता है। प्रियम्बल का मतलब जैसे आपका कह सकते हो कि उसमें उसकी आत्मा होती है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हम प्रियम्बल पढ़ते हैं। तो प्रियम्बल जो है पूरे आपके कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा होती है। ठीक उसी तरीके से जो आरबीआई का प्रियम्बल है वो क्या कहता है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा, आप खुद ही समझ जाएंगे।
to regulate the issue of bank notes and keeping of reserves with a view to securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage. To have a modern monetary policy framework to meet challenges of an increasingly complex economy, to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth. यानी अभी जो हमने 3 ऑब्जेक्टिव पढ़े थे इसके पहले, कहीं ना कहीं उन ऑब्जेक्टिव्स को जो है इस प्रीएम्बल में हम पाएंगे कि जैसा कि ये कह रहे हैं कि टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स को इशू करने को की रेगुलेशन एंड रिजर्व्स, और किस तरीके से सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी, यानी मॉनेटरी स्टेबिलिटी हो कहाँ, कंट्री में, या कंट्री यानी इंडिया में, एंड जनरली टू ऑपरेट करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम, जनरली जो है करेंसी और आपका जो क्रेडिट सिस्टम है, लोन वगैरह का जो है, इन सारे सिस्टम्स को क्या है ऑपरेट करना, और कैसा, कंट्री के एडवांटेज में, कंट्री के हित के हिसाब से। और बाद में क्या कह रहे हैं, टू हैव अ मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, यानी जो मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी है, यानी नई मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के हिसाब से, नए चैलेंजेस के हिसाब से आपकी पॉलिसी हो। और लास्ट में ये भी कहा है कि प्राइस स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए सारा काम हम करेंगे। अब भाई साहब ये सारी कहानी हमने पढ़ ली, ये सारी चीजें थी, और आरबीआई ने शुरू में प्राइवेट तरीके से काम करना शुरू किया था, और जब प्राइवेटली शेयर होल्डर्स के थ्रू काम करना इन्होंने शुरू किया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई, जिन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो है बाद में क्या हुआ कि इसको नेशनलाइज किया गया। तो पहले हम देखते हैं इनिशियल स्टेज पे क्या थी। तो जब शेयर होल्डर थी, यानी व्हेन आरबीआई वाज प्राइवेट, तो जब आरबीआई प्राइवेट थी तब क्या था, तो आरबीआई जब प्राइवेट थी, यानी ये दौर कब से कब का था, 1935 से 1949 तक का दौर था, ठीक। और ये 1900 ये कब, 1 अप्रैल और इधर 1 जन, ठीक। इसके बीच में जो है यहां से ये पब्लिक हो गई, और इसके पहले तक जो है ये प्राइवेट थी। तो अब इनिशियल स्टेज पे क्या था, तो ऑथराइज्ड कैपिटल जो थी, हालांकि ये पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं कि कहीं अगर आ गया तो पॉइंट छूटे ना। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या थी, ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में आप लोग जानते हो, जो नहीं जानते हैं अकाउंट्स में आप इसको चेक कर सकते हो। ऑथराइज्ड कैपिटल यानी मैक्सिमम जो एक कंपनी के लिए ऑथराइज्ड होती है पूरे अपने लाइफ टाइम में कितनी ही कैपिटल इशू कर सकती है, तो वो थी 5 करोड़। और इस 5 करोड़ में से जो है, जो गवर्नमेंट का शेयर था इसको, लेकिन इसको देख लेते हैं कैसे थे, तो 5 लाख शेयर्स में थे, 5 लाख शेयर्स, और एक शेयर कितने का था, एट द रेट ऑफ 100 ईच, यानी 5 लाख शेयर्स थे, 100 रुपए का एक शेयर था, तो कुल 5 करोड़ रुपए का जो है ऑथराइज्ड कैपिटल थी। और इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितने थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मात्र 2,20,000 रुपए, यानी कितना, सिर्फ 2,20,000 रुपए का जो है कंट्रीब्यूशन जो है 5 करोड़ में से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का था, बाकी सारा का सारा जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स के पास था। यानी आप देख पा रहे हो कि मेजोरिटी जो है वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। लेकिन इसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या राइट था, सब चीजें तो अपनी जगह, गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर, गवर्नर एंड डेप्यूटी गवर्नर, ये कौन अपॉइंट करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी। हालांकि बाद में प्राइवेट होने की वजह से कई सारी समस्याएं आई, जैसे कि जो है पावर का मैनिपुलेशन होने लगा, और जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारा कोऑपरेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था, सिस्टमेटिक मार्केट नहीं हो पा रही थी, पब्लिक का ओपिनियन भी यही था कि जो है इसको कर दिया जाए नेशनलाइज। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, और देश जब बाद में 1947 में आजाद हुआ, तो 1947 में आजादी के बाद हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी कि हमारे पास एक ऐसी संस्था हो जो देश के हित में काम कर पाए, और प्राइवेट संस्था कहीं ना कहीं जो है पर्याप्त नहीं थी, इसलिए आरबीआई को जो है सरकारी करना समय की मांग थी। ऊपर से हम ये देख पाएंगे कि हमारे जो इस समय जब आजादी की लड़ाई चल रही थी 1947 से ठीक पहले का जो समय था, लगभग आप कह सकते हो कि वर्ल्ड वार 2 के बाद का टाइम जो है, वर्ल्ड वार 2 के टाइम का, तो उस समय आप देख पाएंगे कि यूएसए की जो सेंट्रल बैंक थी, और जो है आपकी जो ऑस्ट्रेलिया की सेंट्रल बैंक थी, इवन इंग्लैंड के ब्रिटिशर्स की खुद की जो सेंट्रल बैंक थी, उनको नेशनलाइज कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जो 1945 और 46 और 48 का ये दौर था, इन सब टाइम में कई और सारी बैंक्स थी जो अलग अलग कंट्रीज की थी, जो नेशनलाइज कहीं ना कहीं हो गई थी। और जब ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की हुई तो प्रेशर ज्यादा बढ़ा, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी हम खुद थे, और ब्रिटिशर्स का खुद का अपना राज था अपने कंट्री में, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया भी जो है ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ गया, और 1947 के बाद जब हम आजाद हो गए तो हम पूरी तरीके से फ्री हो गए, और इसको आरबीआई को नेशनलाइजेशन का मतलब राष्ट्रीयकरण हो गया। और ये कब हो गया, ये कब से हुआ, तो 1 जनवरी 1949,
यहां से आरबीआई नेशनलाइज हो गई और राष्ट्र के हिसाब से काम करने लगी। अब एक चीज हम ध्यान देते हैं कि इसका जो अरेंजमेंट है वो कैसे है। इसका अरेंजमेंट मतलब कौन सा है, आरबीआई का हमारा जो है मैनेजमेंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव। तो देखिए इसमें अलग अलग दिया है और इसको मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, कई लोग अगर जो जिनको लगता है गलत है तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट पर डायरेक्ट जाके चेक कर सकते हो, कोई भी गलती पढ़ाने में नहीं की गई है। तो इसका बेसिकली इन्होंने जो बांटा हुआ है 5 फुल टाइम डायरेक्टर होंगे। कितने होंगे, 5 फुल टाइम डायरेक्टर होंगे और उसके अलावा 15 पार्ट टाइम डायरेक्टर होंगे। कौन होंगे, पार्ट टाइम डायरेक्टर होंगे। अब ये कैसे होंगे भाई साहब, तो मेन ये फुल टाइम वाले हैं क्योंकि जो फुल टाइम है ज्यादा पावर्स इन्हीं के पास होंगे। और इस फुल टाइम डायरेक्टर्स को जो बांटा गया है वो बांटा गया है 1+4 में। किसमें, 1+4। ये कैसे है, तो 1+4 का मतलब हो गया कि एक आपके पास क्या होगा, एक आपके पास फुल टाइम गवर्नर हो गया। क्या होगा, फुल टाइम गवर्नर। और भाई साहब आपके पास 4 जो होंगे, 4 आपके पास डेप्यूटी गवर्नर होंगे। डेप्यूटी गवर्नर का मतलब जो फुल टाइम गवर्नर है इनके सपोर्ट के लिए आपके पास क्या होंगे, डेप्यूटी गवर्नर। यही जो है मेन है, जो डिप्टी गवर्नर्स हैं इन्हीं के थ्रू जो है काम किया जाएगा। और आप एक चीज जान के चलो कि ये जो डिप्टी गवर्नर्स होंगे भाई साहब, ये 4 अलग अलग जोन बटे हुए हैं, वहां पे भी होते हैं। अब कैसे ऑफिशियल, ये तो ऑफिशियल डायरेक्टर्स हो गए जो कि फुल टाइम है, यानी इनको ऑफिशियल 5 फुल टाइम डायरेक्टर को ऑफिशियल डायरेक्टर्स भी कहा जाता है। और फुल टाइम गवर्नर 1 और 4 डिप्टी गवर्नर हो गए आपके पास ही। इसके अलावा नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स, तो यानी नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स यानी जो ये 15 पार्ट टाइम डायरेक्टर है इनको नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर भी कहा जाता है। इनका कैसे होगा, तो इसमें 10 डायरेक्टर्स जो होंगे अलग अलग फील्ड्स के होंगे और इसमें जो है इसको नॉमिनेट कौन करेगा, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी और 2 लोग जो है सरकार से खुद होंगे, यानी कितने, 10 और 2 12। और उसके अलावा जो है अदर्स में क्या होंगे, 4 डायरेक्टर्स अलग अलग बोर्ड से होंगे। तो यानी कुल मिला जुला के इस तरीके से 15 ये कंप्लीट कर सकते हैं, इनके पास अपनी जो है छूट होती है। तो ये एग्जैक्ट नंबर जो है अभी 16 बैठ रहा है लेकिन ये 15 में ही रखते हैं क्योंकि 15 पार्ट टाइम होंगे हमारे पास। तो इस तरीके से जो है हमारा जो पार्ट टाइम डायरेक्टर है जिसको हम बोलते हैं नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स, ये इस हिसाब से बटेंगे और मेन जो है यही पूछा जाएगा। अब हम जब इनके बारे में पढ़ लिए तो अब आप एक चीज ज्यादा हमको इसमें डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि ये जो है बहुत क्वेश्चंस हिसाब से इतने डिटेल में नहीं पूछे जाएंगे, तो हम जो है यहाँ पढ़ लेते हैं आगे। अब ये हो गया भाई साहब इनका काम। अब आगे हम पढ़ लेते हैं फटाक से, क्या कि जो लोकल बोर्ड्स हैं कहाँ कहाँ हैं। तो इसके लोकल बोर्ड्स कहाँ कहाँ हैं। अब देखो देश बहुत बड़ा है, देश बहुत बड़ा है तो आरबीआई एक जगह से हर जगह काम नहीं कर पाएगी, तो उसको जो है रीजनल ऑफिस टाइप से या उसको एक लोकल बोर्ड बनाना पड़ेगा जो एक एरिया को जो है कवर कर पाए। तो पहला आपका जो है, पहला हमारा वो लोकल बोर्ड है वो है कोलकाता। ये कहाँ है, ईस्ट में है, ठीक। दूसरा हमारे पास क्या है, मुंबई। मुंबई में खुद हेड ऑफिस भी है और मुंबई क्या है, ये वेस्ट में है और यहीं पे हेडक्वार्टर भी यहीं पे है। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास चेन्नई है। क्या है, चेन्नई है। तो चेन्नई कहाँ है भैया, साउथ जोन में, साउथ इंडिया में आता है चेन्नई। और चौथा हमारे पास जो है वो न्यू दिल्ली है। कहाँ है, न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली कहाँ आता है, नॉर्दर्न इंडिया में आता है। तो आप देख पा रहे हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों कोने में आरबीआई के अपना जो है एक लोकल बोर्ड है। देखो न्यू दिल्ली नॉर्थ में, साउथ में जो है चेन्नई हो गई, कलकत्ता हो गया ईस्ट में और मुंबई हो गई वेस्ट में। वेस्ट में खुद इसका जो है हेडक्वार्टर भी है या और सबसे इनिशियल स्टेज में कोलकाता में इसका जो इनिशियल 1935 में हेडक्वार्टर था कहाँ था, वो यहाँ पे था। यानी ये हमारी जो बेसिक चीजें हो गई ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इस तरीके से जो है लोकल बोर्ड्स काम करते हैं और आपको पता है इन लोकल बोर्ड्स में एक एक क्या होंगे, डिप्टी डायरेक्टर भी होंगे। अब हमारे पास ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद इनके फंक्शंस को हमको देखना है कि आरबीआई के जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं। और इसके पहले एक छोटी और चीज देख लें कि लोग कई बार कहते हैं कि इसका चेन ऑफ कमांड क्या है। यानी चेन ऑफ कमांड के मतलब जो ऑफिस का हम एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे कि ऑफिस में किस हिसाब से पूरी चेन काम करती है। तो ऑफिस की जो चेन काम करती है हमारे पास वो है, सबसे ऊपर कौन होगा, गवर्नर खुद होंगे। और अभी गवर्नर कौन है, अभी गवर्नर जो है शशिकांत दास जी हैं।
शशिकांत दास जी। ठीक, और आज क्या है, 2023 है, अभी अभी यही है शशिकांत दास जी। इनका शशिकांत नहीं है, शक्ति, सॉरी, ये शक्ति कांता है, शक्ति कांता। शक्तिकांत दास जी हैं। उसके बाद हमारा अभी जो इसके बाद का पॉइंट होगा वो कौन होगा एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके बाद हमारे पास सुन लेते हैं डेप्यूटी गवर्नर आएगा। डेप्यूटी गवर्नर के बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आएंगे, फिर प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, फिर चीफ जनरल मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर। सारे जनरल मैनेजर ही मिला जुला के आगे पीछे जोड़ लेते हैं। फिर लास्ट में मैनेजर, और 10वें नंबर पे असिस्टेंट मैनेजर, और 11वें नंबर पे सपोर्ट स्टाफ। यानी सबसे लास्ट में सपोर्ट स्टाफ है, और उसके बाद लाइन से सिर्फ मैनेजर ही है। तो आप इसको जो है देख लेना। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है, बहुत पूछा जाएगा तो टॉप का पूछा जाएगा, तो टॉप में गवर्नर, फिर डिप्टी गवर्नर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर याद ही रहेगा, लास्ट में सपोर्ट स्टाफ और असिस्टेंट मैनेजर है। अब ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब आरबीआई का जो है हमारा फंक्शन क्या क्या है। सबसे मेन चीज जो है आरबीआई के फंक्शंस ही हैं जो पूछे जाते हैं, और इस फंक्शंस के साथ कहीं ना कहीं हमारा बेसिकली जो है काफी पॉइंट कवर हो जाएगा, वीडियो हमारी जो है कवर हो जाएगी। आज का टॉपिक फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो फंक्शंस क्या क्या हैं, तो देखो इनके कई सारे फंक्शन, कई सारे काम हैं, और कई सारे जो काम है उनको हम देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहला हमारे पास जो मेन काम है वो है, आप इसको ट्रेडिशनल भी कह सकते हो या प्राचीन समय से नोट इशू। तो 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की जो नोट होती है, ठीक है, इस करेंसी को, नोट को छापने का काम कौन करता है, इस नोट को छापने का काम जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। सिक्कों को जो है आरबीआई नहीं जो है बनाती है, यानी क्वाइंस को आरबीआई नहीं हैंडल करती है। इसको क्वाइंस को कौन बनाता है, क्वाइंस को हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, कौन, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस बनाती है। ठीक, तो क्वाइंस हमारा जो है, ये आप ध्यान के देके चलना कि क्वाइंस भारत सरकार की तरफ से होते हैं, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। ऑन द अदर हैंड 2 रुपए से लेकर 2000 तक की नोट को कौन बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है। अब इसके बाद ये ट्रेडिशनल फंक्शन होगा, नोट छापने का काम इन्हीं के पास है भैया, कैसे क्या छापना है, किस हिसाब से छापना है, ये सारा काम जो है इनका है। अब अगला जो मेन काम है वो है इनका गवर्नमेंट टू बैंकर टू गवर्नमेंट। बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंकर टू गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया कि जो सरकार है, सरकार के लिए बैंकिंग का काम कौन करेगा, वो आरबीआई करेगी। बैंकर टू गवर्नमेंट। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बैंकर है, किसके लिए, सरकार के लिए है। देखो सरकार बहुत बड़ी चीज है, और सरकार जब सेंट्रल लेवल पे काम कर रही है तो उसको काम करने के लिए एक ऐसा आदमी चाहिए जो सबसे पावरफुल हो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पावरफुल जो है कोई भी हमारे कंट्री में नहीं है। गॉडफादर कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सरकार, देखो करेंसी छापता भी कौन है, करेंसी छापती खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो सरकार के जितने काम होते हैं, सरकार को जो भी जरूरत होगी, चाहे जो है उनके बॉन्ड्स वगैरह की, सिक्योरिटीज वगैरह की, पैसे की, बाकी चीजों का ट्रांसफर का, ये सारा काम कौन देखता है, ये सारा का सारा काम हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देती है। यानी जो भी काम एक बैंक हम लोगों के लिए करती है, यानी हमारे लिए, आपके लिए जो है एसबीआई, पीएनबी और जो है ये जितनी ओरिएंटल बैंक, ये सारी बैंक जो काम करती हैं हमारे लिए, आपके लिए, ठीक उसी तरीके से बैंक का सारा काम कौन करता है सरकार के लिए, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और दूसरी चीज ये भी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पब्लिक डीलिंग नहीं है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पब्लिक डीलिंग नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसलिए सिर्फ सरकार के साथ ही डील करती है। तो सरकार के लिए काम कौन करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एक चीज यहीं पे और हम ध्यान दे लेते हैं कि जो इसका कार्य करने का पैटर्न है ना, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। ये भैया हमारी क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये इसकी क्या है, डायरेक्ट डीलिंग किससे है, गवर्नमेंट से है। किससे, गवर्नमेंट से। और ऑन द अदर हैंड इसकी डायरेक्ट डीलिंग किससे है, अदर बैंक्स। अदर बैंक्स का मतलब हो गया कॉमर्शियल बैंक। और कॉमर्शियल बैंक्स जो है हमारी, ये किससे करती हैं, ये पब्लिक डीलिंग करती हैं। क्या है, पब्लिक डीलिंग।
यानी आप देख पा रहे हो कि पब्लिक के बीच में और आरबीआई के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, बल्कि बीच की जो चेन है अदर बैंक्स यानी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, यही बीच की जो है हमारी चेन है। इसी के थ्रू पब्लिक डीलिंग का हमारा जो है काम चलता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्ट कहीं जो है कुछ भी नहीं करती। तो इस हिसाब से जो है इसका पब्लिक डीलिंग का काम डायरेक्टली जो है नहीं होता है। अब भैया सारी चूड़ी जो है ना आरबीआई कसती है बैंक्स को, और बैंक्स कसती हैं या जो भी करती हैं वो इम्पैक्ट पड़ता है किसके, पब्लिक पे। यानी सिर्फ ये गवर्नमेंट के साथ और बैंक्स के साथ डील करती है, हम लोगों के साथ डायरेक्ट डीलिंग नहीं करती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में जैसे डिमोनिटाइजेशन हुआ था तो वहां पे कुछ लोगों को बाद में जब नोट जो है उनकी नहीं बदल पाए थे तो उनके लिए आरबीआई अपने ऑफिस पे बुला ली थी। बाकी कभी भी पब्लिक डीलिंग का काम नहीं होता, वो भी कोई ऐसा काम नहीं था, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी। तो इसलिए हम ये सोच के नहीं कि कुछ लोग तुक्का लगाते हैं, सोचते हैं अरे भाई आरबीआई अभी जो है नोटबंदी में लोगों को बुलाई थी, इसका मतलब पब्लिक से डील करती, तो ऐसा नहीं है। उल्टे सीधे तुक्के नहीं लगाने हैं। उसके अलावा क्या है, तीसरा है आरबीआई क्या है, बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक का मतलब ये हो गया कि आरबीआई जो है जितने भी बैंक्स हैं उन सारी बैंक्स के क्या है, दादा है। क्या है, दादा है। तो जितना भी ये डिपॉजिट का काम होगा, एक्स्ट्रा पैसे का काम होगा, रिजर्व का काम होगा, या जो भी नियम कानून बनाने का काम होगा, वो सारा का सारा काम कौन करता है, आरबीआई करती है। किसके लिए, बाकी बैंक्स के लिए करती है। यानी आरबीआई यहाँ बैठ गई, आरबीआई यहाँ बैठ गई, और उसके बाद जितनी अदर बैंक्स हैं आपकी, एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस, आईडीबीआई, ठीक। उसके बाद आपका जो है चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, इससे मतलब नहीं। कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक के अंदर में सब आएंगे, तो कॉमर्शियल बैंक जो है सारी वो है यहाँ पे कवर होंगी। तो इन सबका जो सिस्टम होगा, सारी चीजों को मैनेज करना है, किसके पास कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, ये सारी चीजें जो मैनेज करना होगा। उसके अलावा अगर इनको कोई जरूरत लगती है, इनको कुछ दिक्कत होती है करेंसी की, ये सारी चीजें कौन मैनेज करेगा, आरबीआई। यानी इनके लिए जो बैंक का काम होगा, बैंकों के लिए जो बैंक का काम होगा, वो कौन करेगा, आरबीआई। और आप देखते भी होंगे, अगर आपने पढ़ा होगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या बैक रेट वगैरह, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, आप देखते हो कि बैंक वगैरह जो आरबीआई के साथ डीलिंग भी चलती रहती है अपनी। तो यानी बैंकिंग का जो पूरा काम है, बैंक वालों को जो सपोर्ट चाहिए होगा, वो कौन करेगा, आरबीआई। साथ ही साथ अगर बैंक, नई बैंक स्टैब्लिश हो रही है, नई बैंक बन रही है, तो उसको लाइसेंस चाहिए होगा, नई बैंक खुल रही है, उसको कौन देगा, आरबीआई। एग्जिस्टिंग बैंक को ब्रांच खोलनी है, बढ़ानी है, तो कौन देगा, आरबीआई देगा। उसके अलावा अगर हमारा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है कैपिटल से रिलेटेड, या कोई इन्वेस्टिगेशन है किसी फ्रॉड के केस में, वो सारा काम कौन करेगा, आरबीआई। आरबीआई इज लाइक गार्जियन। जैसे आपके घर में कुछ भी हो जाता है तो उन सारी चीजों को कौन देखता है, कौन मैनेज करता है, आपके घर वाले जो सबसे बड़े होंगे, जो सबसे मेन आदमी होगा, वो। आरबीआई इज लाइक प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जैसे होता है ना एक प्रधानाचार्य स्कूल में, वो सारी चीजों को मैनेज करते हैं, देखते हैं, उनके अंडर में सारे टीचर, सारे स्टूडेंट्स आते हैं। ठीक उसी तरीके से कौन है कि ये सारे जो है क्या है, टीचर्स हैं, आप समझ लो, और कस्टमर्स क्या है, वो स्टूडेंट्स हैं। तो ये आरबीआई उस तरीके से काम करती है। तो हमने सारी चीजों को पढ़ लिया, और अब हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है, इसके बाद हमारे पास पॉइंट है मनी, आरबीआई इज कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। तो आरबीआई ये भी चीज ध्यान देती है कि जो मनी सप्लाई हो रही है हमारी, क्या है, मनी सप्लाई हो रही है, यानी आरबीआई खुद पैसा छाप रही है, और पैसा छाप रही है तो इकोनॉमी में जा रहा है। इकोनॉमी में जाएगा कैसे, अगेन डायरेक्ट डीलिंग तो है नहीं कि आरबीआई ने कहीं काउंटर खोल लिया, आओ आओ पैसा लेके जाओ, पैसा लेके जाओ, ऐसा तो आरबीआई बांटती नहीं है। आरबीआई क्या करती है, पैसा छाप के दे देती है, किसको, पैसा छाप के दे दी बैंक्स को, बैंक्स के पास आ गया, और बैंक्स क्या करती हैं, उसको जो है जिस हिसाब से डिमांड वगैरह रहती है उस हिसाब से उसको इकोनॉमी में फ्लश कर देती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी मनी सप्लाई होगी वो कौन करेगा मैनेज, अल्टीमेटली आरबीआई ही करती है। वो कितना पैसा छाप रही है, कितना मनी सप्लाई होना चाहिए, इन सारी चीजों को मैनेज करती है। दूसरे टर्म में कि जो पैसा पहले से मार्केट में आ चुका है, क्या है, जो पैसा पहले से मार्केट में आ चुका है, नया पैसा नहीं, जो पहले से ही पैसा है, वो मार्केट में कहीं ना कहीं टहल रहा है, और बैंक्स के थ्रू टहल रहा है, तो ज्यादातर लोन की तरीके से टहल रहा है। अगर आप बैंक से पैसा लिए उसका मतलब लोन के थ्रू ही लिए होगे। तो ये सारा पैसा कैसे काम करेगा, तो भैया ये सारा काम जो है कि कितना पैसा मार्केट में रहना है, कितना नहीं रहना है, ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें डिसाइड कौन करता है, आरबीआई। अब कैसे डिसाइड करता है ये हम मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि लोन्स की जो टर्म्स कंडीशंस, रेट्स वगैरह होते हैं, और मनी कितना सप्लाई मनी की रहेगी इकोनॉमी में, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, आरबीआई मैनेज करती है। कैसे, ये अगले जब हम वीडियो पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, तो वहां पे ये चीजें और क्लियर होंगी। तो अभी यहाँ पे समय वेस्ट करने का जो है कोई फायदा नहीं है।
उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट काम एक और है जो है अब देखो भाई साहब, सारी बैंक्स क्या है आरबीआई से जुड़ी हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सारी बैंक्स जुड़ी हुई हैं, जैसे जितनी भी बैंक्स हैं, क्योंकि दादाजी यही है, इनके लाइसेंस के बिना खुलेंगे नहीं और इनके अंडर में ही सब काम करते हैं, इनके दायरे से बाहर कोई बैंक है ही नहीं, इनके दायरे से बाहर कोई भी बैंक नहीं रहेगी। तो यानी जब इनके दायरे में है तो सारा डेटा क्या है बैंक्स को इसको जो है नेसेसरी तौर से प्रोवाइड करना पड़ता है। आरबीआई क्लियरिंग हाउस का भी काम करती है, एक फंक्शन आरबीआई का क्या है, क्लियरिंग हाउस का काम करना। यानी अलग अलग, जैसे आप देखते हो ना कि आपका पीएनबी में खाता है और आपने जो है एचडीएफसी में से पैसा अगर आपको क्लियर कराना है या आपने चेक लगा दिए तो कैसे होता है। देखो बैंक्स आपस में डेटा शेयर नहीं करती हैं, बैंक्स आरबीआई के साथ डेटा शेयर कर देती हैं। और जब पीएनबी का चेक जो है एचडीएफसी में लगता है तो एचडीएफसी जो है वो चेक स्कैन करके भेज देती है आरबीआई के पास, आरबीआई बता देती है कि हाँ इनके पीएनबी के खाते में पैसा है कि नहीं है, अगर है तो ऑटोमेटिक सेटलमेंट करा देती है और यहाँ पे आपको पैसा मिल जाता है। यानी आरबीआई क्या है, बिचौलिए का काम करती है। आप डायरेक्ट बैंक आपस में डायरेक्ट ट्रांजेक्शन नहीं करती हैं, बल्कि आरबीआई के पास जाती हैं और आरबीआई बाकी काम करती है। तो उसी हिसाब से आरबीआई के पास सारे डेटा जब हो जाते हैं तो आरबीआई सारे डेटा को सरकार को जहां पे भी जरूरत पड़ेगी कि सरकार को कुछ भी रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे कितने जनधन खाते हो गए, ठीक है, कितने लोन्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, मार्जिनल किसानों को जो है कितने लोन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कितने माफ, ये सब डेटा सरकार कहाँ से मिलता है, एनपीए क्या है, संसद वगैरह में सवाल पूछे जाते हैं, कहाँ से आते हैं, ये सारे के सारे डेटा जो है आरबीआई के पास जो है रहते हैं, बैंक से थ्रू आते हैं। और जो भी जरूरत होती है सरकार को प्रोवाइड कराना, उसका पब्लिकेशन करना या जो कुछ भी उसकी डिटेल एनालिसिस होती है वो सारा काम कौन करता है, आरबीआई। तो जो भी डेटा आपको दिखते हैं ज्यादातर उसमें किसका हाथ है, आरबीआई का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। तो ये डेटा का काम है। इसके बाद कुछ प्रोहिबिटेड फंक्शन है, तो प्रोहिबिटेड फंक्शन को हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। प्रोहिबिटेड फंक्शन में ज्यादातर बेसिकली यही है कि ये पब्लिक डीलिंग नहीं कर सकती, तो पब्लिक को या बिजनेस को कोई लोन वगैरह प्रोवाइड करने का कोई भी काम नहीं कर सकती हैं। ये अपने शेयर्स का सेल परचेज नहीं कर सकती हैं, ना ही आरबीआई कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने ऑफिस के अलावा परचेज कर सकती है। मतलब अगर उसको खुद का अपना ऑफिस है तब तो बिल्डिंग या जमीन ले सकती है, लेकिन ये कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से जहां उसको अपना जो है ऑफिस नहीं खोलना है तो ऐसे बिना ऑफिस खोले ही वो कहीं पे जमीन क्या परचेज कर सकती है, नहीं। अगर ऑफिस खोलना है तो ही आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं, और ऑफिस अगर नहीं खोलना है तो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को नहीं परचेज कर सकते हैं। आरबीआई के लिए ये है, ठीक। तो ये सारी चीजें जो है हमने पढ़ ली और आरबीआई का कहीं ना कहीं सारा का सारा जो है हमने काम पढ़ लिया। फेलियर्स वगैरह भी हैं, फेलियर्स वगैरह का कोई बहुत मतलब नहीं है आरबीआई के केस में, क्योंकि आरबीआई जो जितनी भी चीजें इसकी रही हैं कहीं ना कहीं इंप्रूव कर लिया है। तो क्रिटिसाइज करने के लिए हम भले कर दें, लेकिन आरबीआई ओवरऑल काफी ठीक ठाक जो है काम इसने किया है। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, अगर एक दो टॉपिक कुछ लगेगा तो उसको हम कवर करके, नहीं तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और कोशिश रहेगी कि 1 से 2 वीडियो में अगले जो है आपका पूरा ये खत्म हो जाए पॉइंट। अगर कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर से बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।